हम आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेके आया है, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन जब हम चैप्टर नंबर हमने 2 इजी तरीके से आपको बता दिया है और हमने इजी तरीके से उसकी परिभाषा भी बताई है। आप अच्छी तरह से हमारे चैनल पे, जिस बच्चे ने नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो देख सकता है। 3 वीडियो में हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। अब चौथा चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है हमारा, यह है वैद्युत रसायन। अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। चलो देखते हैं वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। ये देखिए आप पे हेडिंग भी आ रहा है कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। जो ये हमारा वैद्युत रसायन है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। अब किसे कहते हैं ये देखिए, इसे कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा हस्तांतरण और ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, वैद्युत रसायन। तो आप इजी तरीके से समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा हस्तांतरण और ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये आ गई होगी। आई होप आपकी ये परिभाषा सिंपल तरीके से आ गई होगी। चलो अब सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं। ये अब ये देखिए, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा और कई बार पूछी जाती है परिभाषा। इजी नहीं है, काफी टफ भी है, पर मैंने इजी तरीके से बना दिया है। ये देखिए क्या है, 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L। ठीक है, क्या 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को, या आप ऐसे भी रखते हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी L तथा उसके काट के क्षेत्रफल A के, या क्षेत्रफल A के अनुपात को ही हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, ये भी आपकी परिभाषा हो गई। अब आपको इसका सूत्र भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या है ये देखिए। हाँ, सूत्र जो है x, इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, x इजिकल L/A। ठीक है, ये लीजिए हमने सेल स्थिरांक भी सर इजी तरीके से पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये देखिए, ये लीजिए फैराडा के वैद्युत अपघटन के नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मॉडल में भी आप क्वेश्चन में भी देखते होंगे कितनी बार ये फैराडा सर कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए फैराडा का भी लेके आया हूँ। दोनों नियम आपको इजी तरीके से बताएंगे। ये लीजिए, प्रथम नियम क्या है हमारा। प्रथम नियम देखिए, ये है वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली वैद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ये लीजिए, इससे सिंपल परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। इससे सिंपल तो मैं कहीं नहीं मान सकता। मैं एक बार और आपके सामने रिवाइज कराता हूँ। मैं हेडिंग ले लेता हूँ जरा। ये वाला है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, इतने आई होप आपकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलो अब अगला ये देखते हैं। हाँ, अब हम इसके जो सूत्र है वो सूत्र को कैसे बताएं सर। हाँ, यदि आई एम्पेयर की धारा, जो हमारी, हम देखते हैं एम्पायर धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा टी सेकंड समय को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, टी से। ठीक है, तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर डब्लू पदार्थ मुक्त होता है। जब 1 एम्पेयर की धारा टी सेकंड में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, पदार्थ पर मुक्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू अनुक्रमानुपाती आई टी, ये सॉरी समानुपाती है। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। ये समानुपाती का साइन इसमें मिला नहीं, इसलिए मैं खुद भी कर देता हूँ। इसे ऐसे भी बन जाता है, ये ऐसे भी बन सकता है। ये लीजिए, ऐसे इसे बोलते हैं हम समानुपाती का स्थान। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह डब्लू समानुपाती टी। जब हम समानुपाती को हटाएंगे, मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, हम जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए काफ़ी बच्चों को, जिससे बच्चों को लाभ हो। ठीक है, डब्लू समानुपाती आई टी, और आपको नोट्स भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डब्लू इजिकल जेड आई टी। अब आप देख रहे होगे सर ये जेड कहाँ से आ गया। ये लीजिए भाई, जेड जो है हमारा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है,
जेड हमारा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं सर। अब इसका द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम बताइए सर। द्वितीय नियम भाई इतना इजी बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। चलो देखते हैं द्वितीय नियम ये रहा। यदि एक ही वैद्युत धारा विभिन्न अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। क्या? अब दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। यदि एक ही वैद्युत धारा विभिन्न अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक, यहाँ पे ये देख सकते हैं थोड़ी मिस्टेक है, अनेक अलग है, उनके अलग है और रासायनिक अलग है, रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक है। अब सर इसका सूत्र क्या होता है ये लीजिए। अब सूत्र किस तरह बनेगा ये लीजिए। यदि मुक्त पदार्थ का भार, जो हमारा भार है, वो जो हमें भार दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैं हेडिंग ले लेता हूँ। हाँ, जो हमारा ये भार है, ये भार W1 व W2 है, वह उनके तुल्यांकी भार, जो उनका तुल्यांकी भार है, जो उनका तुल्यांकी भार है वो E1 वह E2 है। तब जब हमारा, एक बार दोबारा से पढ़िए जब आपकी परिभाषा समझ में आएगी। क्या है यहाँ पे देखिए। यदि एक ही वैद्युत धारा विभिन्न अपघट्टों में से प्रवाहित की जाती है, विभिन्न अपघट्टों में से प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोडों पर, हाँ यहाँ से तो इम्पोर्टेंट ही है, जब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती, यानी उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। आप इसे कॉपी पे लिखिए और जब याद करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट में याद हो जाएगी आपके, कोई भारी नहीं है, इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। यदि मुक्त पदार्थ के भार W1 व W2 वह उनके तुल्यांकी भार E1 वह E2 है, तब क्या होगा? तो W1 बटे W2 इजिकल बराबर, यानी इसके बराबर होगा W1 बटे W2 के E1 बटे E2, और E1 बटे E2 के बराबर होगा Z1 बटे Z2। ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक आया कोलराउस का नियम, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं लिख भी देता हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये भाई पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाइयों, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसे 1 मिनट रफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कोलराउस का नियम, इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जा चुका है, आप कॉपी में भी देख सकते हैं। चलो अब इसका सर, इसकी परिभाषा और इजी तरीके से बताइए। भाई इतनी इजी तरीके से बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर। ये लीजिए, अब पढ़ते हैं क्या है परिभाषा। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित घनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। भाई आपने मॉडल में भी पढ़ोगे ना तो आपके जल्दी से याद नहीं होगी, पर ये आपको यहाँ पे थोड़ी टफ दिख रही होगी। अगर आप कॉपी पे लिख के अपने हाथों से, जब एक बार पढ़ के आप कॉपी पे लिखोगे ना और फिर कोशिश करोगे याद करने की, तो आपकी अच्छी तरह याद हो जाएगी। दोबारा पढ़ते हैं। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकताएं उसमें उपस्थित घनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, इससे इजी नहीं मिलेगी। चलो अब ये देखिए लेमडा, इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ लेमडा वैद्युत अपघट्य है, यहाँ लेमडा पॉजिटिव है। इसकी इतनी इजी परिभाषा है, सिंपल तरीके से मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उनमें उपस्थित घनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। उनकी किसके बराबर होती है? चालकताओं के योग के। ठीक है। अब हम इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ हमारा लेमडा वैद्युत अपघट्य है, लेमडा पॉजिटिव प्लस लेमडा नेगेटिव। ठीक है। जहाँ हम लेमडा, इसे हमने जो ये हमने लिख रखा है, ये इसे हम लेमडा मानते हैं। ठीक है, मान लिया है लेमडा, मानते क्या है। अब अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग।
सर इसके अनुप्रयोग तो पूछे भी नहीं गए भाई, मॉडल में जाके देखियो कितनी बार पूछे गए इसके अनुप्रयोग, 3 या 4 बार तो 100% पूछे जा सकते हैं, और 2025 में भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं कोलराउस का नियम, क्योंकि ये 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके अनुप्रयोग क्या है। फर्स्ट अनुप्रयोग यह है हमारा, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता की गणना। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता की गणना। अब आप कह रहे हो कि सर अतिक सही है कि भाई, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड आप देख सकते हैं, इसका अनुप्रयोग फर्स्ट है। बस आपको अगर बोर्ड में पूछा जाए ना कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग लिखिए, तो आप इसे लिख के आ जाना कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकताओं की गणना करना। सेकंड देखते हैं, ये लीजिए, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा। वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करना। इसमें हमें जो करना है ना, वो वियोजन की मात्रा की गणना करना है। ठीक है, ये लीजिए हमारा सेकंड भी हो गया सर। अब ये तो हमने पढ़ लिया भाई, किस कोलराउस के नियम किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने पढ़ लिया है, ये देखिए कोलराउस का नियम भी पढ़ा दिया मैंने अभी, और आपको ये कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी करा दिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक बार रिवाइव करा देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने कोलराउस नियम कंप्लीट करा दिया, और ये जो पीपीटी मैंने बना रखी है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, प्रथम नियम भी करा दिया और सेकंड नियम भी करा दिया, डब्ल्यू बता दिया कि हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फैराडे के वैद्युत अपघट्य के नियम भी हमने पढ़ा दिए हैं, शायद स्थानांक भी मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ा दिया है। और वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, ये तो चैप्टर ही है भाई, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको ये सब करा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको सब करा दिया है। ठीक है, अगर ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर जाकर नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। थैंक यू फ्रेंड्स।